नमस्कार, विचारक का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रिवीजन की श्रृंखला में क्या शुरू करने जा रहा हूँ आज। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ पहले से। ये पूरी पूरी सीरीज जो रिवीजन चलेगी एकदम टाइम पास टाइप चलेगा, ठीक है। दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है एकदम से कि कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। सर मज़ा नहीं आ रहा, मजाक सर आप बहुत मजाक करते हैं। कारण इसका है, इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है ना। मेरे पास ऐसे लोग कमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो मुझे सोचना पड़ जाता है कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए मुझे, है ना। कारण इसका ये है, देखिए होता क्या ना, अभी जैसे मैं ये सोर्स जो उठाया हूँ लूसेंट का, ठीक है, लूसेंट का सोर्स उठाया हूँ। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ही लूसेंट को लोग 50 बार पढ़े होंगे कम से कम, है ना। 50 नहीं सर, गिनती कर गया बैठ के, है ना। 20-25 बार पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी नहीं याद होता वो। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो याद ही नहीं होगा। आप पढ़ेंगे ना भूल जाएंगे। पता नहीं क्यों, मतलब फैक्चुअल टाइप पूरा होता है एकदम से वो, और मन भी नहीं लगता। 2-3 बार जब आप पढ़ ले, 2-3-4 बार ना, तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है, ठीक है ना। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिवीजन के लिए लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन समस्या यही है कि उसका पढ़ने का मन नहीं करता है बार बार, है ना। तो उसलिए जो है इस श्रृंखला लगाई गई है, और रिवीजन की श्रृंखला लगाई है, ठीक है ना। और इस बात दावे के साथ कह रहा हूँ, आप पूरी श्रृंखला देखने के बाद ना, पूरा वीडियो देख लेंगे ना, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको खुद लगेगा यार याद हो गया मुझे, काफ़ी कुछ तो याद ही हो गया, है ना। जो चीज़ आपको न भी याद होगी, याद हो जाएगा। बस आप जो है ये मत समझिए कि ये मैं मतलब कि गलती कर रहा हूँ, गलती रही। ये मेरी स्ट्रेटजी पढ़ाने की। जब मैं वन डे टाइप का या मतलब कि वन लाइनर टाइप पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, है ना। कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, या कॉन्सेप्चुअल कह लीजिए, या कह लीजिए एनालिटिकल चीज़ें, जैसे मान लीजिए मेंस का डिस्कशन हो या मतलब ऐसी चीज़, तो वहाँ पर सीरियस, क्योंकि वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है कि भटकाव ना हो, है ना। कि थोड़ा सा इधर उधर बात घूमी तो पता चला कॉन्सेप्ट का उधर इधर उधर हो गया, है ना। लेकिन ये फैक्चुअल के याद होना चाहिए। मेन समस्या एक दिमाग, मेन चीज़ क्या एक दिमाग में याद है। अब जैसे मैंने आपसे मान लो शुरू कर दिया कि रॉबर्ट क्लाइव बात कर, अब रॉबर्ट क्लाइव बात कर रहा हूँ। अब पता चला खूब कहानी पढ़ा दी, पता चला 2 घंटे बाद पता नहीं चला रॉबर्ट क्लाइव जो है 1700 में थे कि 1800 में थे, कहीं ऐसे तो नहीं 1900 में आ गए थे, मतलब ऐसे उल्टा पलटा होता फिर, है ना। तो आगे श्रृंखला देखते रहिए, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें याद ही नहीं होंगी। बता रहा हूँ कितना सीरियस होकर पढ़ेंगे, याद ही नहीं हो जब तक आप थोड़ा सा दिमाग खुला नहीं रखेंगे। खैर चलिए पॉइंट पाते हैं, बीच बीच में बातें होती रहेंगी ऐसी, है ना। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? बंगाल के गवर्नर। सर बंगाल कहाँ से आ गया? ये देश हमारा नहीं था क्या उस समय? बात बंगाल को रही, क्यों? पहले बंगाली बाबू थे सब, है ना। बंगाली बाबू मतलब सब जो आए थे सब बंगाल पे ही उनका दिमाग चल रहा था, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले बात कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव की। ये कौन क्लाइव? सर रॉबर्ट क्लाइव है। ये शुरुआती ही हैं, देख लीजिए। ये ओपनिंग बैट ओपनर है, समझ लीजिए कि ओपनिंग करने आए हुए हैं, है ना। ध्यान रखिएगा क्या पॉइंट। 1757 से 1760 3 साल। उसके बाद पुनः 1765 1767 2 साल। कितना हो गया? 3 साल 2 साल 5 साल। अब 1700 ध्यान रखिएगा, है ना। 1757 जब आपने डीप में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगा, 1757 बहुत महत्वपूर्ण समय था, है ना। उस समय मतलब कि युद्ध भी हुए थे, आपको पता भी होगा, है ना। कुछ लोग पता होगा, नहीं पता तो बात ही अलग है ना। मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप यूपीएससी का अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो सीरीज चल रही है पूरा पूरा यूपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी मतलब कमीशन द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि तो कहीं जहाँ पर फैक्चुअली होता है ज़्यादा फायदा करेगा ये, है ना। एनालिटिकल में वो भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा उतना फायदा नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या है कि डीप में जाना पड़ता है। और डीप में जाने का मतलब क्या है, फिर आप समझ रहे हैं कि डीप में जाने का मतलब फिर कंसल्टेशन बनानी पड़ जाती है और कुछ नहीं। चलिए, तो आपको पता, सबसे पहले ये पता चला क्लाइव की बात हो रही है, तो क्लाइव कहाँ पर थे, किस समय, किस टाइम पीरियड में? सर एक जमाना था कि क्लाइव था। अब क्लाइव जमाना था, ठीक बात है सर, जमाना था। हम बचपन अपनी बात बता रहे हैं क्या? पता चला सब अपना बचपन की बात बता रहे हैं। भाई आपका बचपन कब हुआ? 1900 में ही तो हुआ होगा ना। ये रॉबर्ट क्लाइव कब का? दादा 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 मतलब पूरा का पूरा देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। 1757 1760 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव की इस टाइमिंग याद रखिए, कुछ नहीं, क्योंकि ना गेस करने में काम आता है, तुक्का मारने में काम आता है। जब आपके पास टाइमिंग होता है, लिस्ट होती है, यही नहीं रहेगा तो आप उल्टा पलटा सोचते रह जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है? अब एक कहानी इनका सुनते, क्योंकि भाई अगर रॉबर्ट क्लाइव शुरुआत में ओपनिंग करने आया, शतक मारे भी बस, खाली वैसे चले गए आउट होकर, 0 पे आउट हो गए। अरे भाई बेइज्जती हो गई फिर तो। चलिए, इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। कौन शासन? सर ये कौन शासन है? द्वैत शासन। पॉइंट याद रखिए, जैसे आया ओपनिंग में द्वैत शासन,
जैसे अगर आपके स्टेटमेंट दिमाग में आ जाए, क्वेश्चन में जैसे मिले कि रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लगाया था, अरे बिल्कुल लगाया था, मारो आगे बढ़ो। सोच रहे हैं नहीं सर अभी तो नया नया आया, अभी किसी द्वैध शासन लगा देगा, अपने से उल्टा सोच रहे हैं। एग्जाम में ऐसा चलता है कि अभी तो नया नया वो मतलब कि बंगाल का गवर्नर बना ही है, तो अब उसे द्वैध शासन लगा देगा, उसके पास पैसा भी नहीं होगा, वो तो गरीब होगा, खाने बगैर, अच्छा खाने बगैर, सर इतना बेइज्जती मत करिए उसका। ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था की, ठीक है, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, चालू आदमी था, अभी देखिए कहानी है ना, राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेश मामले कंपनी के अधीन थे। कंपनी के अधीन कौन कौन रखा है? पैसा वाला काम, राजस्व वसूल। अरे आपको क्या लग रहा है, अगर वो आया है बाहर से कमाने के लिए, देखो लोग पहले जाते थे बाहर कमाने के लिए, अब वो हमारे यहाँ आया कमाने के लिए, तो आपको क्या लगता है अगर वो उसका हाथ में थोड़ा सा पावर मिला रॉबर्ट क्लाइव के, तो क्या करेगा? राजस्व पैसा वाला काम अपने पास रखेगा, कंपनी के पास। सैनिक संरक्षण, सैनिक वाला काम, 3 ध्यान रखिएगा, विदेशी मामला, तीनों ध्यान रखिएगा, पैसा वाला काम एक, सैनिक संरक्षण वाला काम एक, दूसरा, और तीसरा विदेशी मामला है। विदेशी मामला क्या लग रहा है, चंपू टाइप किसी को भेज देगा, जाओ तुम्हारे विदेशी डील करके आओ, अच्छा अच्छा, तो पता चला जाकर के डील करने के बजाय वहाँ पर जाकर कुछ और ही करके आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी जल्दी हमारे यहाँ के लोग ना बहुत जल्दी मोहित हो जाते थे। मान जाते थे, अरे सर आप, अरे रिस्पेक्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट ये दिमाग में बैठा लीजिए, राजस्व, ये स्पेशल क्वेश्चन है, राजस्व और सैनिक संरक्षण और विदेश मामला, 3 पॉइंट एकदम दिमाग में रहे। उसके बाद क्या आता है, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में। सब तुम भाई शासन चलाओ, बस हम नवाब साहब के, आप शासन चलाइए सर, आपके ही हाथ में सब कुछ है, सारी ताकत, बस नवाब साहब खुश हो गए। ये तो तुमने दिल की बात कर दी। हाँ सर पैसा आपको सच चाहिए नहीं, आप तो राजा ऑलरेडी है। हाँ बस राजा ऑलरेडी है, सेना सर, सेना की जरूरत करेंगे, हाँ सेना भी नहीं चाहिए उनको। विदेश सर आप विदेश जाते ही नहीं घूमने के लिए, विदेश का जाएंगे। हो गया काम, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद पॉइंट क्या आता है, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, नाम बहुत फेमस है, सुना होगा, नहीं सुना सर, अरे शाह आलम द्वितीय फर्स्ट, सर कहाँ चले गए, फर्स्ट की चर्चा ही नहीं कर रहे, शाह आलम द्वितीय भाई, जो नाम कुछ जो काम करे उन्हें तो नाम याद किया जाएगा। पता चला इनके बच्चे, इनके जो सबके नाम याद कर, दादा परदादा सबका सोच रहे हैं सर ये कहाँ है। अच्छा कुछ लोग ऐसे गाँव मिल जाएंगे, मतलब कि उल्टा मतलब पुरखों पुरुष पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद सर जानते नहीं हैं, हमको सुना ही नहीं इलाहाबाद तक। इलाहाबाद की संधि सर कब हुआ? 1765 में। सर इलाहाबाद सन 1765 में, बक्सर के बाद यही तो हुआ था भाई। सर बक्सर कब हुआ था? ये भी समस्या एक तो, एक बताओ दूसरा समस्या क्या है सर? 1764, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा, अब ये भी पता होना चाहिए इलाहाबाद सन 1765 में हुआ था भाई। कितने लोग तो यही भूल जाएंगे 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी, है ना, द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। किसको? शाह आलम द्वितीय को। अब यहाँ पर शाह आलम द्वितीय बजाय कुछ और डाले नाम, खुश हो रहे हैं। पढ़ा तो था सर मैं, इलाहाबाद संधि में खूब मन से पढ़ा हूँ, एकदम डीप में गया था, शाह आलम द्वितीय भूल गए। पता चला कि डीप में गए थे, लेकिन डीप में जाकर के जो गोता लगा चले आए, केवल कुछ किए नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक, ध्यान रखिएगा, देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। फिल्मी स्टाइल है कि मतलब कि कहाँ पर राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में जिसको इसमें छिड़खानी करने का मौका मिल गया, तो कब क्या लगता हो मौका छोड़ेगा मेरे भाई? नहीं छोड़ेगा। तो उसमें भी जो है रॉबर्ट क्लाइव माहिर इंसान, है ना। अच्छा जब आप स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़े होंगे ना, तो बड़ा मज़ा आता है देख करके, मतलब कि कैसे कैसे रॉबर्ट क्लाइव कार्टूनी कर करके इधर उधर लड़ा करके एकदम जो है। कभी डिटेल में चर्चा करके बताएंगे, अभी तो बस प्रीलिम्स के लिए देख लीजिए। उसके बाद क्या पॉइंट आता है ये देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, इन दीवान कौन कौन से? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां। एक कौन रजा है सर? बंगाल में मोहम्मद रजा खां। सर कोई बंगाली बाबू रख देना चाहिए था। अच्छा कोई आपने सीरीज देखा ना बंगाली बाबू, बड़ा सर चर्चा था, वही दिमाग में आ रहा, कुछ नहीं, है ना। मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए राजा शिताब राय, बिहार के लिए राजा शिताब, भाई नाम देखिए, राजा शिताब राय, मोहम्मद रजा खां, सबको जो है इन दोनों लोग क्या कह रहे, उपदीवान बना दिया। बिहार में ध्यान रखिए कि बिहार में कौन? राजा सिताब राय। और बंगाल में कौन? बंगाल में आपको लगेगा सर ये तो बंगाल का कोई नाम होना चाहिए ना, कि नहीं मुसलमान, तो सर मुस्लिम टाइप लग रहा है। अरे भैया उससे क्या होता है, वो अपने मन से रॉबर्ट क्लाइव है, हीरो आदमी, किसी को भी नियुक्त कर देगा, तो नियुक्त कर दिया बंगाल में, ठीक है, तो इतना देने की जरूरत नहीं। कौन कौन? मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय। राजा शिताब राय, एक बार नहीं 3-4 बार बोलूँगा तब भी सर भूल जाएंगे हम। तो बस ज़िंदगी में तो वही चीज़ तो याद रहती है जो हम भूलना चाहते हैं,
क्या बताएं सर, दवा बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर बन गया यहाँ पे। अन्य गवर्नर कौन कौन है? अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69, कार्टियर 1769 से 72, वारन हेस्टिंग 1772 से 74। ये याद रखिएगा। अब देखिए कहानी। अब बात आती है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ध्यान रखिए, किसकी बात हो रही है? गवर्नर जनरल। गवर्नर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? गवर्नर जनरल मतलब जी, गवर्नर जनरल, वो जी था केवल, है ना। चलिए इनकी कहानी सब अभी इसमें देखें क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत फेमस है। जैसे आप लक्ष्मीकांत शुरुआत किए होंगे 1773 मिला ही होगा। बिना 1773 काम ही नहीं चलेगा। सर आप लक्ष्मीकांत पढ़े ही नहीं, अच्छा है तो ठीक है, बात फिर कोई बात ही नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके तहत? 1773। पहले लाइन अगर क्वेश्चन बनाने वाला होगा ना, यही बना देगा कि किस अधिनियम के तहत, क्योंकि इन अधिनियम में क्वेश्चन बनते हैं, जान लीजिए ये जो एक्ट वगैरह है ये सब इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो किस एक्ट 1703 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया? अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल। आप खुश हो रहे हैं सर, हम तो पढ़े थे लेकिन क्या बताएं 1773 था कि 1700 कुछ और नहीं था। हाँ ठीक है, फिर तो ऑप्शन में रहेगा अभी तो बना देंगे। तो ध्यान रखिए 1773, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए नेताजी टाइप का है, जैसे अपने यहाँ पर निर्धारित किया गया 5 साल, वैसे जो है उनका भी था। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर। सर ये मुंबई है बम्बई है? आप हिंदी नहीं पढ़ पाते? कहाँ भाई, हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे उर्दू आता है, मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ सर। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। मद्रास एवं बम्बई, जानते नहीं, सुना बम्बई, सब पहले बम्बई जाते थे, बम्बई है ना। मद्रास, 2 याद रखिएगा। अच्छा मद्रास ही बोले पता लगे, सर 3 थे, 2 अधीन किए गए थे, लेकिन ये मद्रास है या कुछ और तो नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ फिर ठीक है, जब ऐसा लगे ना तो जान लीजिए फिर 1/3 माइनस मार्किंग तैयार रहिएगा। ऐसा लग रहा है हमको, उसको भी लग रहा है, कंप्यूटर को भी लग रहा है, अरे ठीक है लगने दो फिर। तो ध्यान रखिएगा, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन आए भाई साहब? वारेन हेस्टिंग। अच्छा सर, वारेन हेस्टिंग 1774 से 85। टाइमिंग देखिए 6, 5, 11 साल। सर कुछ ज़्यादा नहीं है? आप देख लो भाई, इतना तो गणित तो आता ही है, सबको आता है। चलिए उसके बाद क्या आता है। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क, क्या बात देख रहे हैं ना, 1750 ईस्वी में क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। क्लर्क के रूप में कौन? वारेन हेस्टिंग। अच्छा वारेन बफेट, सॉरी वारेन बफेट सोच रहे हैं कि सॉरी वो नहीं, कहीं इनके वंशज तो नहीं है क्या वो? अपने से दिमाग में आ रहा है। ध्यान रखिए, वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार सुना, नाम नहीं सुना सर, हम तो कोई और बाजार जानते हैं, कासिम बाजार क्यों जानेंगे? इतिहास में लिखा हुआ कासिम बाजार, जब मिलेगा ना तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी। कासिम बाजार का अध्यक्ष बंगाल के गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। बंगाल का गवर्नर, उसके बाद क्या? कंपनी का गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा भाई साहब, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कौन? वारेन है। तो इंपॉर्टेंट ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। सब थोड़े डिस्कस करेंगे, छोटे मोटे होंगे देखेंगे, जो जरूरत लगे कर देंगे, नहीं तो फिर अगर लगेगा जरूरत तो सब कर देंगे। क्या दिक्कत क्या है? पढ़ने में तो मजा आना चाहिए। बोर हो रहे सर, दुखी है सर, पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है सर, सब मज़ा ले रहे हैं ज़िंदगी का, हम केवल पढ़ाई करेंगे, हम तैयारी करेंगे, ज़िंदगी सबसे कठिन काम है। हाँ फिर ठीक बात है। मज़ा लीजिए, जहाँ पर भी रहिए मज़ा लीजिए। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85, तो बता ही दिया हम आपको, अभी ये भूल जाने वाली बात है। वारेन हेस्टिंग पता चला, वारेन हेस्टिंग बात आ रही है, सोच रहे हैं कि 1800 में था क्या वो? हाँ 1800 में था, उल्टा मान रहे हैं, ठीक है। तो इसने राजकोषी, सबसे पहले वर्ड देखिए, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? कलकत्ता, बंगाल में। मुर्शिदाबाद से हटा कहाँ ले गया? कलकत्ता। अच्छा कलकत्ता सर कहाँ पे है? कलकत्ता सर सुने थे, पता नहीं कहाँ गया। कंफ्यूज हो गए सब उसी में। मुर्शिदाबाद, अच्छा सर छोड़िए, जाने दीजिए सर, बस इतना जान लीजिए मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके गया? कलकत्ता में, उठा के ले गया सर कांधे पे। अच्छा उसके बाद क्या पॉइंट, ये देखिए 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी है, ध्यान रखिएगा, अदालतों की स्थापना करी, ठीक है ना।
वह फौजदारी दीवानी नहीं दीवाना है सर, पुलिंग बोल रहे हैं क्या? अच्छा सर, दीवानी का पुल फार्म क्या? अरे क्या बात है फिर। फौजदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरचित होती थी। फौजदारी अभी यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखिएगा, सीरियस मैटर ये। मैटर कैसे है कि फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। सदर निजामत अदालत, ध्यान रखिएगा, नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा, ध्यान रखिएगा, नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। पॉइंट अगर आ जाइए लाइन कि जो ये दरोगा है ये अदालत की अध्यक्षता करता था, तो आप सही मानेंगे। अरे सर, दरोगा कैसे अदालत की अध्यक्षता करेगा? बस दरोगा कैसे अदालत अध्यक्षता करे, जैसे दिमाग में आया खत्म कहानी, वही क्वेश्चन गलत है ना। देखिए मेंस इसके यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश, देख रहे हैं, कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। मतलब एकदम से उल्टे लग रहा है, अगर आप देखेंगे आज के समय में, आप पढ़ रहे होंगे तो आप लोग उल्टा सब दिख रहा है कि मतलब कि दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था और दीवानी की अदालत में जो है कलेक्टर जो है मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश होता था। देख रहे हैं ना, तो ये लाइन एकदम ध्यान रखिएगा, पता चला सब उल्टा परा आप अपने सोच ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। पॉइंट जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। आपको यही डाउट आ जाएगा, सर भारत की अधिकारी का अधीन क्यों देगा वो करने के लिए, आपके दिमाग में तुरंत डाउट आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि एक जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्त नहीं मुफ्ती, पता आप मुफ्त सोच रहे हैं, मुफ्ती है, मुफ्ती और एक काजी कौन होता है? काम करने वाला। सर क्या होता है काजी? काजी कौन होता है जान लीजिए, है ना, काम काज सुना है ना, हाँ ठीक है, बस वही। तो क्या फिर से, जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कौन? कलेक्टर पहले से फेमस है, ध्यान रखिएगा। आज नहीं आप आईएएस बनने तो सोच रहे हैं, बस रूप बदले होंगे, है ना, अंतर इतना और क्या है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम क्या हो भाई, 17 मिनट हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम हो जाता है, बट बड़ी जल्दी टाइम बीत जाता है, कोई बात नहीं। अदालत में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की। पॉइंट, सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी, मतलब सदर दोनों में, बस खाली क्या है, एक जगह दीवानी है एक जगह फौजदारी, दो टर्म याद रखिए, चर्चा हो रहा है पहले से, इससे पहले मैंने पता, दीवानी फौजदारी जैसे ही बात आएगी, और अभी भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो दीवानी फौजदारी मिलता कहीं मिलता रहेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। कानूनगो से सलाह लेते थे, ये ध्यान रखिएगा। पता लगे नहीं सर कानूनगो से क्यों सलाह लेंगे, हम तो कभी सुने नहीं। हाँ मतलब कि पहले मतलब जो ये चल रहा है 1700 की कहानी चल रही है, और आज हम सोच रहे हैं कि हमारे पड़ोसी बता देते हमारे कान में जो आकर के कि देखो ऐसा हो रहा है, तो हम मान लेंगे हाँ ये वही समय चल रहा होगा, अपने से सोच ले रहे हैं। ध्यान रखिए सब, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। कहाँ पर? सदर फौजदारी में। और सदर दीवानी अदालत की बात जब की जाए, क्या सदर दीवानी में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर जब बात सदर फौजदारी की बात, दोनों में अंतर है, एक सदर दीवानी है एक सदर फौजदारी है, मतलब सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत। सर इतना काहे कंफ्यूज हो रहे हैं, याद कर लीजिएगा कि न्याय कैसे होता था, है ना, ये ध्यान रखिएगा न्याय कैसे होता था। और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए जब आप मेंस लिखेंगे तो अगर आप ये लाइन लिखेंगे तब जा करके कुछ लगेगा, हाँ यार कुछ लिखे बन, है ना। पता चला कि वो अपने से कहानी बना करके हाँ न्याय करते थे, सदर में भी न्याय करते, सदर फौजदारी में न्याय करते थे, सदर दीवानी में न्याय करते थे। अच्छा न्याय करते थे, बस खुश हो गए, इसे लिख करके कॉपी भर दिए हैं खुशी मिल रहा है फिर, ठीक है।
उसके बाद क्या है, जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे, कहाँ भेजे जाते थे, याद रखिएगा, अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे, घर पे जाएंगे, चर्चा करेंगे, चाय नाश्ता होगा, फिर अंतिम निर्णय आएगा। हाँ, फिर तो मजेदार चीज है। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते हैं, कहाँ भेजे जाते हैं, सदर अदालतों में, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए, दीवानी मुकदमों में जातीय कानून ध्यान रखिएगा, अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून, मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। बहुत बड़ा अंतर है। अगर एक क्वेश्चन मेंस के लिए बना जाए, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, या दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमे, दीवानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें इसमें अपने मतलब कि आप इसको जो है व्याख्यायित करें तो बहुत टफ हो जाएगा, जान लीजिए, बहुत फैक्चुअल है ये, क्योंकि किसी को नहीं पता था ये बातें। दीवानी मुकदमा में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून, मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमे की बात कर लें, कौन सी बात कर लें, फौजदारी मुकदमे की बात कर लें, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून, और दीवानी मुकदमों में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए, है ना। ध्यान रखिए पॉइंट क्या कहा, देख रहे हैं कि फौजदारी में जो है मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, ये पकड़ कर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने के तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत शासन करने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। सर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इतनी ताकतवर थी, देख लीजिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ताकत देखिए बस खाली, कि इसने जो है आदेश दिया, सलाह नहीं दिया, आदेश दिया क्या, कि सबसे पहले द्वैध प्रणाली को समाप्त करने के लिए। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा, द्वैध प्रणाली को समाप्त करने के लिए आदेश किसने दिया था, ध्यान रखिएगा, किसने दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, और तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत के शासन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने 2 उप दीवानों, कौन कौन, मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। कितनी बेइज्जती हुई होगी ना, अंदर से बेचारे दुखी हो गए होंगे कि वारेन हेस्टिंग जो है रहने नहीं दिया, रिश्ते नहीं सही रहे होंगे, चाय वो पिलाते तो ठीक बात था, चाय वो कहाँ मिलेगा, सोच रहे होंगे कि हम तो बना के रखे हैं, सबसे ज़बरदस्ती बना के रखे, देख लिया, हटा दिए गए, ठीक है। उसके बाद हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए, पॉइंट, हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम, सर ये तो नाम सुना लग रहा है, हाँ सुना लग रहा है, लेकिन जब पेपर में आएगा वहाँ भी लगे सुना, फिर क्लियर नहीं होगा कि मुन्नी बेगम थी कि मुन्ना बेगम थे, वहाँ क्लियर नहीं होगा। मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम का उनका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां के नवाब के से इससे रिलेटेड है, ठीक है सर। आगे चलें, ठीक, कितना हुआ, कुछ बचा कि नहीं है, अभी टाइम कुछ ज़्यादा हो गया ना, कितना हुआ, 23 मिनट हुआ, एक ख़त्म कर देते हैं कम से कम ये वाला। वारेन हेस्टिंग बात कौन है, कितना है भाई साहब, अच्छा सर जॉन मैकफरसन, चलिए यहाँ तक कर देते हैं, है ना। देखिए 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद, 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित। सर ये जेंटू लॉज क्या सर, लॉज समझ गए ना, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम, देख रहे हैं इतिहास को, देखिए कैसे लोग जो है मतलब बड़ा ध्यान दे रहे हैं इस पे, कि मतलब कि अपने ज्ञान के लिए क्या क्या कर दे रहे हैं, कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में कौन पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेंगे ना, जो अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी जाने वही पढ़ेगा ना, हिंदी वाले क्या पढ़ेंगे, हिंदी वाले तो ना संस्कृत आ रहा है ना अंग्रेजी आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है वो बस केवल रो रहे हैं, भगवान हमको ना तो इंग्लिश आ रहा है, हम तो अपनी मातृभाषा पता लग परेशान है केवल। हिंदी में कोई अनुवाद आपने सुना है, नहीं सुना है हिंदी में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का, सोच रहे 1785 में, देख रहे हैं ना, 1785 भाई साहब, है ना,
में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अच्छा, इसी 100 साल बाद क्या बनाया गया था, पता ही होगा आपको, INC ना, बताने वाली चीज़ है। नहीं सर, ये तो पता है, हमको सब जानते हैं, बस खाली हम याद नहीं रखते। हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए, हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। प्रथम मदरसा कौन स्थापित किया? कौन स्थापित किया? सर हम तो पढ़े थे, रॉबर्ट क्लाइव था। हाँ, पहले पेज में पढ़े थे। अच्छा, पहले पेज पढ़े थे, ठीक बात है। फिर तो हेस्टिंग तो गलत लिखा हुआ ना, इसका मतलब हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में। तो ध्यान रखिए, कलकत्ता बड़ा फेमस है, ध्यान रखें। बंगाल चर्चा में रहेगा भाई, बंगाल, मद्रास, बम्बई चर्चा में घूमता रहेगा। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने, किसने? इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, हमको याद ही नहीं रहेंगे लेकिन बनेंगे जरूर। लेकिन क्या कहा? सबसे पहले चीज यह 1781 वाला याद रखिए, कलकत्ता मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। दूसरा क्या? इसी समय 1782 में, रहा नहीं गया, साल भर बाद ही रहा नहीं गया सर, जल्दी जल्दी करेंगे हम। कौन? जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत के विद्यालय तथा, देख रहे हैं ना, मतलब अगर आप याद करना चाहें, मतलब केवल याद करने के पॉइंट अभी से कि एक मुस्लिम शिक्षा के विकास का जो मदरसा बना, तो जोनाथन डंकन को ये लगा कि यार जल्दी बनाए, हम भी कुछ बनाए जल्दी से। तो ये क्या करते, साल भर बीता नहीं कि संस्कृत विद्यालय तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स, सर ये कौन है? ये तो हम जानते नहीं है, तो जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना रहे हैं, इस सोसाइटी बना रहे हैं, स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा विरोध होता होगा ना कि इनको मेडिकल कॉलेज नहीं बनाना चाहिए, नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना रहे हैं। नाम याद रखिए, कौन? विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। कब की बात है? 1784, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या? 1781, 1782, 1784, तीन इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? 1781, 1782, 1784, 1783 कहाँ गया सर? अब गया होगा कहीं घूमने टहलने। अब सब चीज़ यहीं पे हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? उसके बाद क्या है? 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना। ग्रेट ब्रिटेन, सर ध्यान देख रहे हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी, कहाँ पर? बम्बई में। सर बम्बई कहाँ है? कहाँ है बम्बई? यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में, देख रहे हैं, 4, 23, कितना अंतर है? 19 का ना, 19 साल में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, ईयर भी ध्यान रखिएगा, और एशियाटिक सोसाइटी, दोनों सोसाइटी ध्यान रखिएगा, दोनों के अंतर देखिए। ये बम्बई वाला है, पहले बम्बई वाला बना था, ठीक है ना, और ये कौन सा है? ये है लंदन वाला 1823 में। बाकी दोनों जो है एशियाटिक सोसाइटी ये भी है, एशियाटिक सोसाइटी ये भी है, दोनों सोसाइटी हैं, दोनों एशियाटिक हैं, बस ध्यान रखिएगा, है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहने मतलब मेरा ये बम्बई वाला पहले बना है 1804 में। कभी कभी यही डाउट आ जाएगा, सर पहले कौन बना था, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है ये देखते हैं। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। अरे भाई साहब, कहाँ है, जीने खाने नहीं दे रहे हो, और भाई 26 लाख बहुत पैसा मिलता था, सर लगता है देखने 26 लाख रुपए मिल रहा था, वार्षिक पेंशन थी, बंद करवा दिए गए। बेइज्जती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब ये वाला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के समय 1780 में, लो भाई अभी 81, 82, 84, अभी 80 भी बचा हुआ था। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, जब पहली बार समाचार पत्र निकला होगा तो लोग पढ़ रहे होंगे। कोई किसी को बस देख रहा है, पलट कर घूम पलट देख रहे हैं, सर ये कौन सा ना पहली बार पढ़ रहे हैं पेपर अखबार। ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है जब पहली बार कोई चीज़ शुरू होती है तो ऐसा होता है। पहली शुरुआत था कौन? सवाल ये है, द बंगाल गजट, गजट सर, हाँ बजट नहीं गजट, ध्यान रखिएगा, द बंगाल गजट कौन किया था, प्रकाशित कौन किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। सर हिक्की तो मैं सुना हूँ, बस याद नहीं आ रहा है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ध्यान रखिएगा, पहला समाचार पत्र। नाम क्या है समाचार पत्र का? क्या नाम था? द बंगाल गजट, है ना। उसके बाद कौन? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कभी आ जाएगा कि सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था, बस खुश हो गए उसी में, बाल गंगाधर तिलक देखकर खुश हो रहे हैं उनको। ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आते हैं, देखिए पॉइंट,
इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट था 1774 में, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में, कहाँ पर की उच्च न्यायालय की स्थापना? कलकत्ता में। सर हमको लगा हम तो दिल्ली मार गए, दिल्ली आपसे मार के आएंगे, आज वाला मार के आएंगे। हमको, हम जो सब जानते हैं भाई कि कुछ लोग पढ़ाते नहीं आपको कि अपना कॉन्फिडेंस मत खोना। कॉन्फिडेंस जो आपको पहले लगे भाई आंसर मार देना, पता चला पहले दिल्ली लग गया। दिल्ली इतने से पहले दिल्ली लग गया, दिल्ली मार के आगे खुश होकर। तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता तक था उसका अधिकार क्षेत्र, है ना। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। पता चला सहमत ही नहीं हुए, आपस में मार रहे हैं, कह रहे हैं हम कुछ भी हो जाए तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बस बाहर कोई बात ही नहीं जा रही है। खैर मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। अरे सर ये कौन है? तो नाम पहली बार सुन रहे, एलिजा एम्पे। एलिजाबेथ सुना सर, एलिजा एम्पे नाम सुने नहीं, नाम ही नहीं, तो इम्पे भी याद रखिएगा भाई, पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा आपको क्या लग रहा है मतलब कि इम्पे नाम है, आपको नहीं पता, इसका मतलब कोई मतलब कि कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं भाई। मुख्य न्यायाधीश है भाई, मुख्य न्यायाधीश, उस समय मुख्य न्यायाधीश, सोच के देखिए पहले, बहुत महत्वपूर्ण था। जिससे 1782 में इस्तीफा, अरे भाई सब मजबूरी आ गई बेचारे को, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि इस्तीफा देना पड़ गया। अभी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कुछ देर बाद, देखते रहिए। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। अरे भाई देख रहे हैं किस पे? हेस्टिंग ने बंगाली, मतलब हेस्टिंग का नेगेटिव कैरेक्टर ना कुछ ऐसा कि मतलब कुछ भी करे जा रहा है, मतलब इसको मरवा दे रहा है, इसको कुछ हटवा दे रहा है, 2 हटवा दिया, या जो है इधर उधर, मतलब कि जब से भाई आया कुछ न कुछ कर ही रहा है, कलकत्ता लेके आया कुछ, समझ रहे ना अभी। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है। हेस्टिंग का नेगेटिव कैरेक्टर दिख रहा है आपको, अब इससे बताइए ये भी नेगेटिव कैरेक्टर ना कि बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर जो है झूठा आरोप लगा दिया, मतलब ये भी लिखा गया, मैं अपने नहीं बता रहा हूँ, लिखा गया झूठा आरोप लगा करके जो है न्यायालय में फांसी की सजा दिलवाती थी। बताइए कितना दुख वाली बात होती है ना, झूठा आरोप लगा कर फांसी से दिलवा दी भाई। चलिए उसके बाद क्या पॉइंट है? अरे भाई कुछ हो नहीं रहा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये आंग्ल मराठा युद्ध इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए आता है ये क्वेश्चन। अब आपको लगेगा नहीं सर हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमको नहीं आता है मैचिंग के लिए, हम इतने पढ़ के कौन टॉप कर देंगे। हाँ ठीक बात, मत टॉप करिएगा, लेकिन याद रखिएगा 1782 में किसके साथ? आंग्ल और मराठा। सर मराठा थे उस समय? अरे भाई सब इसके पीछे मराठा ही थे। पता नहीं यही नहीं दिमाग में आ रहा है, सर मराठा थे क्या आप? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब? 1775 1782 द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होगा, कन्फ्यूजन क्या होता है ये देखिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सोच रहे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये है, अपने से मान ले रहे हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ध्यान रखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 1782 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देख रहे हैं मैं भी फ्लो में बोल दे रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 1780 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। कौन कौन सी युद्ध? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। किसके सामने लड़े गए थे? वारेन हेस्टिंग के। सर वारेन हेस्टिंग सामने लड़े गए थे, तो कुछ किया तो जरूर होगा। अच्छा युद्ध हो रहा तो कुछ करेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब युद्ध हो रहे हैं और भाई अंग्रेज से हो रहे हैं तो कुछ तो भाई कार्टून ही करेंगे ना भाई, लेकिन वही है कि सब सारी कहानी यहाँ पे नहीं बताई जाएगी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि। सालबाई सर जैसे ही आ जाए आपको दिमाग में, जानते हैं जैसे आपके सालबाई आ जाए, सालबाई ऑप्शन में मिल जाए सालबाई संधि, तो याद रखिए कि इसका वारेन हेस्टिंग 1782 वाला कहानी है ना। प्रथम आंग्ल मराठा तुरंत रिलेट मारिएगा, तुरंत रिलेट। प्रथम आंग्ल मराठा सालबाई। अब सालबाई इसका किसी लड़की का नाम लग रहा है, किसी महिला का नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना सालबाई, है ना। तो ध्यान रखिएगा मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई संधि, बस ऐसे याद रखिए 1782। एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके? मंगलोर, बंगलोर नहीं है मंगलोर, बस ये नहीं याद रखिएगा, मैसूर मंगलोर, मैसूर मंगलोर बस हो जाए। अच्छा सर मराठा भी हम तो मार देंगे, तो सलवाई है मालवाई है तो है नहीं। अपन कन्फ्यूज हो गए, मतलब खुद ही ट्रिक बनाए, खुद ही कन्फ्यूज हो गए उसी में। तो ध्यान रखिएगा सालबाई की संधि और मंगलोर की। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। मंगलोर संधि कब हुई थी? 1784 में। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों आए हुए क्वेश्चन है, आप खुद ही पे के देखना समझ में आ जाएगा। तो मतलब आंग्ल मराठा युद्ध, सालबाई की संधि और आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल में ये भी ध्यान रखिएगा, पता चला कि पहले सोच रहे हैं, है ना। तो मंगलोर संधि, ठीक है, समाप्त हुए। उसके बाद क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट, पता ही आपको, बहुत फेमस है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, थोड़ा बड़ा छोटा छोटा पॉलिटी पी पढ़ लिए, केवल पॉलिटी कहते हैं पॉलिटी पूरा पी पढ़ लिए अच्छे से, तो सर इतना समझदार हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के ही टाइम। इसी काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के स्थान, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सर पैसा वाला बात कर रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल पैसा, रेवेन्यू भाई साहब,
तो सब मामला तो आगे है भाई, वारेन हेस्टिंग पैसा के मामले में आगे। बस किसी दूसरे के ऊपर जो है गलत आरोप पे आरोप लगा दो, फांसी दिलवा दो, क्या दिक्कत है। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट देखिए कि हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन, सुना ना, अभी इसके पहले चर्चा हुआ था। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब से देखभाल करने के एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था। बताइए, इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था। कौन था? राजबल्लभ। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद देखिए पॉइंट क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा। कौन? वारेन हेस्टिंग कहाँ पहुंचा? किसके? सोच के देखिए, मतलब कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसका विरोध किया था किसने? वारेन हेस्टिंग ने। और फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड का क्या होगा? इज्जत हो जाएगा। देखिए क्या होता है। तो बर्क द्वारा क्या है, उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। देख रहे हैं, फांसी दिलवाया था ना, महाभियोग लग गया। याद रखिए, उसको वारेन हेस्टिंग चर्चा हो रही है, नाम ही भूल जा रहा है। वारेन हेस्टिंग इतनी बार चर्चा करती है तो पता था 1700 किस समय कहानी है, पता चला यही नहीं सुन रहा है। परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोप से मुक्त कर दिया गया था, है ना। फिर कुछ जो है सब ये लगेगा कि भाई देश अपने उसके लिए किया, कंपनी के लिए, तो ऐसा कुछ कहानी बनाएंगे। ठीक है, 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी, मुख्य सारिस्तादार, ये कौन सा अधिकारी है, मुझे तो रिश्तेदार लग रहा है रिश्तेदार नहीं भाई, सरिस्तादार है, की नियुक्त की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागज की देखभाल करना। सारे अब यही क्वेश्चन बन जाए, मुख्य सारिस्तादार का काम क्या था या कौन था? तो क्या करता था ये कानूनगो के कागज क्या करता था? देखभाल करता था। कागज, सर कागज देखेगा भाई, क्यों नहीं देख सकते कागज? देखा कागज, ठीक है। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। किसकी हुई? जेम्स ग्रांट, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से ही। अब रिंग आ जाए, सर रिंग वारेन हेस्टिंग के कैसे हम रिलेट कर देंगे? रिलेट कर दीजिए, कैसे रिलेट करेंगे? सर हेस्टिंग है तो हम रिंग लगा देंगे। क्या यहाँ रिंग है, यहाँ हेस्टिंग है? अच्छा सर, ऐसा कौन सा लॉजिक होता है भाई? जब वहाँ पे आप बैठेंगे पेपर में तो ये लॉजिक अपने आप काम कर जाएगा। जैसे ही आपको लिखे कि रिंग लिखा हुआ है, अच्छा 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 वारेन हेस्टिंग है, अच्छा अच्छा, अब कुछ और दे दे, बात अलग है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार दो बार आराम से रिवीजन मारिए, सब तैयार हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।